जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप लोगों की जो है तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो इसी तैयारी के कड़ी में दोस्तों मैं जो है क्लास 12th के बच्चों के लिए पॉलिटिकल साइंस का जो है प्रीवियस ईयर का पेपर लेके आया हूँ, जो कि बोर्ड्स 2024 का है दोस्तों। क्योंकि आप लोग के जो है पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम जो है 25 इसी महीने में शुरू होने वाला है। ज़्यादा दिन नहीं रह गए हमारे पास, मुश्किल से 9-10 दिन रह गए हैं। तो जो है प्रैक्टिस के लिए जो है प्रीवियस ईयर पेपर मैं आप लोग के सामने लेके आया हूँ, जिससे कि आप लोग को पता चल सके कि किस तरह का पेपर आप लोग का आएगा और किस किस तरह के सवाल होंगे। तो इस पेपर के माध्यम से मेरे 3 मकसद हैं। पहला मकसद तो ये कि मैं आप लोग को एक तरह से पेपर का ओवरव्यू दे सकूं। सेकंड है कि हम लोग रिवीजन करेंगे। थर्ड, मैं आप लोग को साथ साथ में बताता रहूँगा कि कौन से चैप्टर्स आपको कवर करने हैं और किस तरह से सवाल पूछे जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और वीडियो को आखिर तक देखेंगे। वीडियो अगर लंबी हो जाए तो मैं एक और वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि एक वीडियो के अंदर पूरा पेपर समेट पाना बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो हो सकता है कि इस वीडियो के अंदर मैं केवल MCQs आप लोगों से डिस्कस करूं और इसके आगे आने वीडियोज़ जो होंगी उसके अंदर मैं क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगा। तो चलिए दोस्तों आखिरी तक देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए आप लोग के सामने जो पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान का बोर्ड्स का 2024 का पेपर है। आप लोग का पेपर जो होगा वो 80 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का पेपर होगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं किस तरह के सवाल आप लोग के पूछे जा रहे हैं। तो ये आप लोग को जो है पूरा पढ़ना होता है, सामान्य निर्देश होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला सवाल आप लोगों का जो पूछा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से जो पूछा है वो आप लोगों का अभिकथन और कारण वाला है। ठीक है दोस्तों, रीजन और असर्शन वाला सवाल पूछा गया है। ये बहुत ईजी सवाल होता है। इसको किस तरह से करना है तो देखिए मैं आप लोग को बताता हूँ। आप लोग को पहले अभिकथन पढ़ना होता है, फिर कारण पढ़ना होता है। ठीक है, तो आप लोग को बताना होता है कि भाई क्या कारण जो है, यानी कि जो अभिकथन है वो मतलब कारण और अभिकथन एक दूसरे के पक्ष में बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो देखिए हम लोग किस तरह से इसको मैं आप लोग को समझाता हूँ। पहले पढ़िए अभिकथन। देखिए क्या बोल रहा है अभिकथन। अभिकथन बोलता है कि भाई गठबंधन में कई देश शामिल होते हैं। भाई सही बात है। गठबंधन का मतलब क्या होता है? एक गठ बनता है जिसके अंदर कई सारे लोग जो है सपोर्ट कर रहे होते हैं। उसके अंदर कई देश शामिल होते हैं। गठबंधन किसी का भी बन सकता है, लोगों का भी बन सकता है, देशों का भी बन सकता है, जो सैन्य हमले को रोकने अथवा उससे रक्षा करने के लिए समवेत कदम उठाते हैं। यानी कि लोगों ने जो है कई सारे देशों ने मिलकर के अपना एक गठबंधन बना लिया है, जिसका मकसद ऑब्जेक्टिव क्या है कि कोई दूसरा देश अगर आक्रमण करता हो मिलकर हम उसका जो है मुंहतोड़ जवाब दे सकें। जैसे कि अमेरिका ने नाटो बना रखा था और आपका जो USSR ने वारसा बना रखा था। तो गठबंधन यानी अभिकथन जो है बिल्कुल सच बोल रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कारण क्या है कि किसी अन्य देश अथवा गठबंधन की तुलना में अपनी प्रभावी शक्ति को बढ़ाने के लिए देश क्या बनाते हैं? गठबंधन बनाते हैं। बिल्कुल, गठबंधन हम कई क्यों बनाते हैं? ताकि हमारा कोई शत्रु होता है, कोई हमारा प्रतिस्पर्धी होता है, उसको ध्यान में रखते हुए हम क्या बनाते हैं दोस्तों? गठबंधन बनाते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। और जो आपका अभिकथन है, यानी जो ये आपका स्टेटमेंट दिया गया है, वो बिल्कुल कारण के सही तरीके से क्या कर पा रहा है दोस्तों? पुष्टि कर पा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अभिकथन और कारण दोनों ही क्या है? सही बात है। और कारण जो है अभिकथन की सही तरीके से क्या कर पा रहा है? व्याख्या कर पा रहा है दोस्तों। तो इस तरह से आप लोग को ये वाले सवाल जो है सॉल्व करने होते हैं दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को सवाल समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन आप लोगों को इस तरह से पूछा जा रहा है। सेकंड क्वेश्चन ध्यान से देखिए। ये आप लोग का पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा के लिए खतरे का नया स्रोत नहीं है? ये आप लोग का जो है समकालीन विश्व में राजनीति जो चैप्टर है उसके अंदर आपको सुरक्षा वाला चैप्टर से पूछा गया है इसके अंदर सवाल। तो बोल रहा है कि ध्यान रखिएगा, आप लोगों से पहले ही आप लोग यहाँ पर देखिए नहीं पूछ रहा है। कई बार बच्चे जो होते हैं वो नहीं को देखते नहीं है और सीधे टिक लगा देते हैं। तो उसमें सवाल क्या पूछा गया? सवाल पूछा निम्नलिखित में कौन सा सुरक्षा के लिए खतरे का नया स्रोत नहीं है? ठीक है, जो नया स्रोत नहीं, बहुत सालों से चलता हुआ आ रहा है, वो खतरा का एक स्रोत जो बहुत सालों से चलता हुआ आ रहा है, नया स्रोत नहीं है। तो देखिए पहले ढूंढिए नया स्रोत क्या क्या है इसके अंदर। तो नया स्रोत आपके अंदर इसका हो गया ड्रोन। ड्रोन हाल फिलहाल के 10-20 साल के 10 सालों का जो एक आविष्कार है। तो ड्रोन तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने क्या पूछा है? नया स्रोत नहीं है, यानी कि कई सालों से चलता हुआ आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं पुराना स्रोत पूछ रहे हैं ये लोग। वायुयानों का अपहरण, या आज से 20-30 साल में जो है प्लेन हाईजेक वगैरह होने लग गए, ये भी कोई पुरानी घटना नहीं है। आतंकवाद भी काफ़ी पुराना नहीं, ये भी नया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों युद्ध। युद्ध तो दोस्तों
आदिम काल से चलता हुआ आ रहा है। तो युद्ध कोई नई चीज़ नहीं है, बहुत पुरानी चीज़ है। यही इसके अंदर क्या पूछा गया था कि कौन सा खतरे का नया स्रोत नहीं है, यानी कि पुराना स्रोत कौन सा है खतरे का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा युद्ध, यानी कि सेकंड का आंसर हो जाएगा डी। तो देखिए किस तरह से आप लोगों से जो है सवाल पूछा जा रहा है। इस तरह से कोई बहुत टफ सवाल नहीं था। अगर बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसको पता है सुरक्षा कितने प्रकार की होती है, खतरे कौन कौन से, आंतरिक खतरे और बाहरी खतरे, तो आराम से इस बच्चा जो है आराम से इसको कर सकता है। इसमें कोई रटने वाली चीज़ नहीं है। प्रश्न नंबर 3 जो इन्होंने काफ़ी टफ पूछा है, तो ये जो है आप लोगों का दक्षिण एशिया से सवाल पूछा गया है, जिसके अंदर हमारे दक्षिण एशिया के पड़ोसी देश पाकिस्तान के बारे में सवाल पूछा गया है। तो देखिए सवाल क्या बोलता है कि भाई पाकिस्तान के निम्नलिखित शासकों, यानी कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी शासक थे जिन्होंने पाकिस्तान में शासन किया था, तो उनके शासनकाल के कालक्रम अनुसार इनको व्यवस्थित करना है कि भाई किसने कब शासन किया था। ये थोड़ा सा टफ सवाल है, ये सवाल लिटरली काफ़ी टफ पूछा है सीबीएसई बोर्ड ने, फिर भी हम इसको करने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसको देखिए हम लोग इसको निकालते हैं। तो सबसे पहले किसने शासन किया था? सबसे पहले आपका शासन किया था दोस्तों, सबसे पहले आपका शासन किया था जनरल जिया उल हक ने। तो किधर है जनरल जिया उल हक? तो पहली पोजीशन पे ही है वो, जनरल जिया उल हक। तो जहाँ पर जनरल जिया उल हक है वो देखिए फर्स्ट कहाँ पर है, तो ये बाकी स्टेटमेंट मिटा दीजिए क्योंकि इसके अंदर जनरल जिया उल हक नहीं आ रहे, इसके अंदर भी नहीं आ रहे। किस किस के अंदर फर्स्ट आ रहा है? पहले बी के अंदर और डी के अंदर, इन्हीं दोनों में से एक आंसर है। सबसे पहले आपका जनरल जिया उल हक हो गए, उसके बाद में जनरल जिया उल हक के बाद किसने शासन किया था पाकिस्तान के अंदर दोस्तों? अब हाँ आप लोग को मैं बता देता हूँ, जनरल जिया उल हक ने जो शासन उनका काल था 1978 से लेकर के जो था उनका शासनकाल 1988 तक था। ठीक है दोस्तों, हाँ जनरल जिया उल हक का जो शासनकाल था वो 1978 से लेकर 1988 के बीच में था। उसके बाद में सेकंड आपका कौन शासन आता दोस्तों? वो उसके बाद आता बेंजीर भुट्टो। तो सेकंड आपका देखिए बेंजीर भुट्टो कहाँ पर आ रही है? जनरल जिया उल हक के बाद, यानी फर्स्ट के बाद सेकंड किधर आ रहा है दोस्तों? इसके अंदर, यानी कि ये स्टेटमेंट भी गलत होगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बेंजीर भुट्टो का शासन काल क्या था दोस्तों? इसको भी चलो आप लोगों को बता देता हूँ। बेंजीर भुट्टो का जो शासन काल था वो था 1988 से लेकर के कब तक दोस्तों? 1990 के बीच में। ठीक है दोस्तों, बेंजीर भुट्टो का ये जो थी पहली पाकिस्तानी महिला जो थी वजीर आजम यानी प्रधानमंत्री बनी थी। वो अलग बात है कि इनके बाद में जो है डेथ हो जाती है। नेक्स्ट जनरल मुशर्रफ, परवेज मुशर्रफ आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों, परवेज मुशर्रफ। ठीक है, ये पहले जो थे वो जनरल थे पाकिस्तान आर्मी के, फिर जो है ये क्यों कर देते हैं वहाँ पे तख्ता पलट करके खुद जो है शासन में आ जाते हैं। तो इनका शासनकाल कब था दोस्तों? कब से लेकर कब तक? 2001 से लेकर के 2008 के बीच में। ठीक है दोस्तों, हाँ फिर ये इंग्लैंड भाग जाते हैं। फिर उसके बाद में फोर्थ आपके बचते हैं जुल्फिकार अली भुट्टो। ये बेंजीर भुट्टो के पिता थे दोस्तों। ठीक है, इनका शासनकाल कब से लेकर कब तक था? 1973 से लेकर, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक होगी दोस्तों। राइट आंसर जो होना चाहिए वो होना चाहिए था आप लोगों का, शुरू होना चाहिए था जुल्फिकार अली भुट्टो से लेकर के, फोर्थ से शुरू होना चाहिए था दोस्तों। इसका राइट, जुल्फिकार अली भुट्टो ने 1973 से लेकर के 1977, फिर जुल्फिकार अली भुट्टो के बाद में आता दोस्तों आप लोगों का जनरल जिया उल हक, यानी फोर्थ के बाद में सेकंड, फोर्थ के बाद में फर्स्ट, सॉरी मिस्टेक हो गया दोस्तों, फोर्थ के बाद में फर्स्ट, उसके बाद में आता आपका बेंजीर भुट्टो, उसके बाद में आता जनरल मुशर्रफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पहले आपका जुल्फिकार अली भुट्टो, इनका शासनकाल 73 से लेकर के 77 तक, उसके बाद में आता जिया उल हक यानी कि 78 से लेकर के 88 तक, उसके बाद में था आपका बेंजीर भुट्टो 88 से लेकर के 90 तक, फिर परवेज मुशर्रफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 का, ऑप्शन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। देखिए मेरे को बताने में कितना मुश्किल हो रहा है, तो आप लोग किस तरह से इस सवाल को कर पाओगे। तो लिटरली काफ़ी टफ सवाल पूछा था पिछले साल सीबीएसई बोर्ड ने। फिर अगला सवाल आप लोगों से पूछा गया दक्षिण एशिया से, ये भी बहुत ईजी सवाल है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है दक्षिण एशिया में शामिल नहीं किया जाता। जिस बच्चे को दक्षिण एशिया का मैप क्लियर है वो उस सवाल को बहुत आसान तरीके से डील कर सकता है। तो साउथ एशिया, इमेजिन करिए इंडिया के आसपास में कौन से देश आते हैं? इंडिया के आसपास में ये साउथ एशिया के अंदर हम किस सार्क, सिंपल्स इस सवाल को समझने के लिए सार्क याद रखिए, सार्क साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, इसके अंदर कौन कौन से देश आते हैं? तो इसके अंदर दोस्तों आपका मालदीव आता है, भूटान भी आता है, बांग्लादेश आता है। क्या आप लोगों ने सार्क के अंदर चीन के बारे में पढ़ा? नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों?
पूछा भी क्या है, शामिल नहीं किया जाता, तो हम चीन को इसमें शामिल नहीं करते। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चौथे का चीन। तो आप लोगों को मैप भी क्लियर होना चाहिए अच्छी तरह से। अगर आप लोगों को मैप क्लियर है तो आप लोग बहुत सारे सवालों को बहुत ईजी तरीके से डील कर सकते हो। देखिए अगला सवाल भी आसियान से पूछ लिया है। तो इन्होंने जो है समकालीन विश्व में सुरक्षा चैप्टर से काफ़ी सारे MCQs पूछे हैं। अगला सवाल आप लोगों से क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से जो है पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का एक संस्थापक सदस्य नहीं है। आसियान हम लोगों ने पढ़ा है दोस्तों, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो आसियान आप लोगों से पूछ रहा है, आसियान। तो जिस बच्चे को आसियान पता है, फाउंडिंग मेंबर्स पता है, वो इस सवाल को आसानी से कर सकता है। तो देखिए आसियान को कब बनाया गया था दोस्तों, तो आसियान को बनाया गया था 1967 में। कहाँ बनाया गया था दोस्तों, बैंकॉक के अंदर। इसलिए इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, बैंकॉक डेक्लेरेशन से इसको बनाया गया था दोस्तों, यानी बैंकॉक के थाईलैंड में। और इसके फाउंडिंग सदस्य कौन कौन से हैं, तो इसके फाउंडिंग सदस्य आपके हो जाएंगे, पहला इंडोनेशिया था दोस्तों, तो इसके अंदर इंडोनेशिया तो है। उसके बाद में कौन था दोस्तों, मलेशिया है इसके अंदर, मलेशिया था। उसके बाद में कौन था दोस्तों, मलेशिया के बाद में आपका फिलीपींस, थाईलैंड, उसके बाद में सिंगापुर। क्या इसके अंदर म्यांमार था दोस्तों, नहीं म्यांमार नहीं था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, म्यांमार। ये संस्थापक सदस्य नहीं है म्यांमार। नेक्स्ट सवाल आप लोगों से पूछा गया प्रश्न नंबर 6, आसियान से भी दोबारा सवाल पूछा गया 1 नंबर का। आसियान शैली मेल मिलाप का एक ऐसा तरीका है जो, अब आप लोगों ने पढ़ा है आसियान के बारे में। आसियान की खासियत क्या है दोस्तों, यहाँ पे सारे देश मिल करके, वो चाहे थाईलैंड हो, इंडोनेशिया हो, सिंगापुर हो, फिलीपींस हो, ये सब जो है आसियान वाले रीजन को बहुत ही प्रोस्परस तरीके से आगे बढ़ाने का कोशिश करते, चाहे सांस्कृतिक तौर पर हो, चाहे आर्थिक तौर पर हो, सामाजिक तौर पर हो। तो यहाँ पर ये कैसा एक आसियान शैली का मतलब क्या होता है, आसियान शैली जो एक सहयोगात्मक शैली, एक दूसरे को कंट्री सपोर्ट करती हैं ताकि जो है आगे बढ़ सके। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहयोगात्मक, कोऑपरेटिव। अगला सवाल आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछ रहा है दोस्तों, यहाँ पर देखिए जो भारत में राजनीति वाली किताब है उस पर सवाल पूछा गया है, प्रश्न नंबर 7। ये भी काफ़ी टफ सवाल है, लेकिन अगर आप एलिमिनेशन से चाहो तो इसको कर सकते हो आराम से। अगर थोड़ा बहुत भी आप लोग करंट अफेयर वगैरह पढ़ते हो तो आसानी से इस सवाल को आप लोग एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं दोस्तों, चलिए देखिए। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देखिए पहला क्या दे रखा है, 17वीं लोकसभा में स्पष्ट बहुमत। 17वीं लोकसभा हम लोग को पता है, जिसके अंदर भारत के राष्ट्रपति कौन थे, रामनाथ कोविंद जी थे, और प्रधानमंत्री कौन थे, नरेंद्र मोदी जी थे। तो किसकी बनी थी दोस्तों, बीजेपी की बनी थी। और बीजेपी को सपोर्ट कौन करता है दोस्तों, एनडीए करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। तो फर्स्ट का फोर्थ देखिए कहाँ पर है, फर्स्ट का फोर्थ यानी कि ये आंसर हो सकता है, फर्स्ट का फोर्थ एलिमिनेट कर दीजिए, इसके अंदर फर्स्ट का फोर्थ नहीं है, तो ये एलिमिनेट हो गया आपका। ए और सी में से एक राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, ए और सी में से एक राइट आंसर है। उसके बाद में नेक्स्ट आप लोग देखिए कि भैया मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किसने किया था। तो मंडल आयोग की सिफारिश को किसने लागू किया था दोस्तों, मंडल आयोग की जो सिफारिशें थी उसको लागू किसने किया था। चलिए इस वाले को छोड़ करके आप ये वाला देखिए, फोर्थ। मनमोहन सिंह की जब सरकार बनी थी तो इसको कौन सी पार्टी थी, तो उस समय कांग्रेस को हम क्या बोलते हैं, यूपीए बोलते हैं, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। तो ये कौन सी हो जाती है, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार। तो फोर्थ का थर्ड देखिए, फोर्थ का थर्ड ढूंढिए, फोर्थ का थर्ड किधर है, फोर्थ का थर्ड ये। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप लोग जो है आसानी से आंसर कर सकते हैं। अगला देखिए नेक्स्ट सवाल आप लोगों से, अब भारत के जो भी प्रधानमंत्री रहे उनका जो है कालक्रम अनुसार आप लोग को लगाना है कि पहले कौन बना था। इसमें HD देवगौड़ा जी हैं, चंद्रशेखर जी हैं, PV नरसिम्हा राव जी हैं और VP सिंह जी। तो ये सवाल काफ़ी टफ पूछा गया है बच्चों के लिए। ठीक है, फिर भी हम इसको करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो इसमें जो सबसे पहले प्रधानमंत्री बने थे वो बने थे आपके दोस्तों, कौन सबसे पहले प्रधानमंत्री बने थे, तो वो बने थे आपके VP सिंह। तो VP सिंह का जो कार्यकाल था दोस्तों प्रधानमंत्री का, वो था 1989 से लेकर के दोस्तों 1990 तक, 1 साल का कार्यकाल था। तो VP सिंह सबसे पहले। तो फोर्थ किधर है दोस्तों, फोर्थ ही रहा, बाकी किसी में फोर्थ पहले नहीं है, यानी कि बाकी सब क्या है, रॉन्ग आंसर। ये आपका राइट आंसर है। उसके बावजूद भी मैं आप लोग को बता देता हूँ, ये सवाल रिपीट हो सकता है आप लोगों से, क्योंकि काफ़ी फेमस प्रधानमंत्री रहे देश के, क्योंकि इनका टेन्योर थोड़ा कम था, इसलिए जो है वो काफ़ी कम समय में काफ़ी सारे प्रधानमंत्री बदले थे। तो VP सिंह सबसे पहले आ जाएंगे दोस्तों फर्स्ट नंबर पे। ठीक है, उसके बाद में आप लोग का, इनके बाद कौन आता है दोस्तों, इसके बाद में आप लोग का है
चंद्रशेखर। सेकंड नंबर जो चंद्रशेखर 1990 से लेकर के 91 तक। फिर चंद्रशेखर के बाद कौन बने थे दोस्तों देश के प्रधानमंत्री? तो वो बने थे आपके पीवी नरसिम्हा राव। फिर पीवी नरसिम्हा राव जी का जो कार्यकाल था वो 1991 से लेकर के 1996। आप लोगों ने पढ़ा होगा अर्थशास्त्र के अंदर कि भाई देश के अंदर जो था 1991 में जो है एलपीजी सुधार लाए गए थे, तो इन्हीं के शासनकाल के अंदर लाया गया था। फिर उसके बाद में आखिरी थे आपके एच डी देवगौड़ा जी। इनका शासनकाल भी 1 साल का था, 1996 से लेकर के 1997। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखिए, प्रश्न नंबर 9 क्या पूछता है पॉलिटिकल साइंस में आप लोगों से। भारत में चौथे आम चुनाव से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी समस्याएं जो थी वो आम थी? तो ये तमाम कौन कौन सी समस्याएं आम थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अधिक वर्षा कोई समस्या नहीं थी ज़्यादा। मानसून की सफलता थी दोस्तों, इसकी देश के अंदर खाद्यान्न संकट आ रहा था। उसके बाद में विदेशी मुद्रा भंडार में क्या हो रही थी? कमी हो रही थी। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर प्रश्न नंबर 10 आप लोगों से क्या पूछा इन्होंने, ये लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे उनके बारे में बोल रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है इसके अंदर गलत है, आप लोगों को गलत बतानी है। तो इसको भी आप एलिमिनेशन से कर सकते हैं। तो देखिए, जय जवान जय किसान का नारा उन्होंने दिया था, ये तो बिल्कुल सही है दोस्तों। तो आप लोग के सामने बच जाता केवल 3 स्टेटमेंट। ठीक है, फिर अगला देखिए, एक रेल दुर्घटना का दायित्व अपने पर लेते हुए उन्होंने संघीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया था, ये भी स्टेटमेंट सही है दोस्तों। और हमें यहाँ पर क्या ढूंढना है? गलत स्टेटमेंट। तो ये दोनों तो सही है। अब आंसर किस में से होगा? इन दोनों में से एक स्टेटमेंट में आंसर होगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर, इसका जो ये 3 वर्ष के अल्पकाल के लिए संघीय मंत्रिमंडल के सदस्य रहे, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। वह वर्ष 1966 तक उन्होंने कांग्रेस पार्टी के महासचिव के रूप में कार्य किया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के महासचिव के रूप में काम तो किया, लेकिन 1966 तक नहीं किया था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी दोस्तों? गलत हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये भी काफ़ी टफ सवाल है। आप लोगों को तो समझ में आ ही रहा होगा कि पेपर अब जो है ईजी नहीं रह गया बोर्ड का। वही बच्चा इन सवालों को कर पाएगा जो अच्छी तरह से एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ेगा, समझेगा, और वही बच्चा जो है सीयूटी का जो पेपर होगा उसमें जो है स्कोर कर पाएगा। वही सीयूटी का पेपर जो एंट्रेंस होने वाला है मई के अंदर, वही बच्चा अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। क्योंकि आप लोग अंदाज़ा लगाइए, यहाँ पर आप लोगों को बोर्ड के पेपर में जब इतने टफ सवाल पूछे जा रहे हैं, तो सीयूटी का जब एंट्रेंस का पेपर होगा जहाँ पर न जाने कितने हज़ार लाखों बच्चे बैठेंगे यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए, तो उसको ध्यान में रखते हुए कितना टफ पेपर बनेगा। तो आप लोग को जो है तैयारी अच्छी तरह से करनी है। प्रश्न नंबर 11 क्या बोल रहा है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति का प्रमुख लक्ष्य नहीं था? ठीक है, याद रखिए, हम लोगों ने पढ़ा पंचशील समझौता। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति क्या थी वो आप लोग को पता होना चाहिए, और उसमें से कौन सा लक्ष्य नहीं है। तो देखिए, इसको एलिमिनेट करेंगे हम लोग। तीव्र आर्थिक विकास करना, भाई उनका लक्ष्य था कि भाई देश जो है तरक्की करे, आगे बढ़े। भारत की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करना, भाई बिल्कुल। ठीक है, हमारे टेरिटरी के अंदर आकर के कोई कब्जा ना कर ले। ठीक है, कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना, भाई अपनी इंडिपेंडेंस को बचाए रखना। ये तीनों चीज़ें थी, लेकिन यही चीज़ नहीं था। क्या चीज़ नहीं था दोस्तों? वो था भारत को एक परमाणु शक्ति बनाना। ये उस समय तक कोई एजेंडा ही नहीं था, तो ये उनकी विदेश नीति नहीं थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत को एक परमाणु शक्ति बनाना। फिर अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है आप दोस्तों? प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 देखिए, बहुत ही ये आप लोगों का जो है समकालीन विश्व में राजनीति, ये सीधी उससे सवाल पूछा गया है, सीधी उससे सवाल, और थोड़ा सा भारत को जोड़ करके पूछा गया है। क्या है कि 1950 के दशक के दौरान भारत और अमेरिका के बीच में काफ़ी असहजता क्यों थी? ठीक है, संबंध थोड़े से खराब से क्यों थे? तो आप लोग को बताना है। क्या इसका रीज़न था कि भारत की सोवियत संघ के साथ संबंधों में सहभागिता बढ़ रही थी? नहीं, उस समय तक हमारे यूएसएसआर के साथ कोई संबंध ज़्यादा अच्छे थे नहीं, ना हम बढ़ा रहे थे। या फिर इसका सोवियत संघ ने हंगरी पर आक्रमण कर दिया, इसका कोई लेना देना नहीं था। भारत नाटो का एक सदस्य नहीं था, इससे भी नहीं था। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? क्योंकि भारत ने क्या बना लिया था, अपना एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन बना लिया था। आप लोगों ने पढ़ा होगा, वामे इंक्रूमा, ठीक है, सुकर्नो, ठीक है, चेकोस्लोवाकिया के नेता थे। तो इन सब मिल करके क्या बनाया था? गुटनिरपेक्ष आंदोलन। अमेरिका इसी के क्या था दोस्तों? खिलाफ था। अमेरिका का मानना था कि भारत खुद तो अलग हो रहा है और कई सारे देशों को जो है अलग कर रहा है। तो इसकी वजह से जो है भारत और अमेरिका के समय थोड़े से कैसे थे? ऐसे थे। ठीक है, तो ये आप लोगों का 12 MCQs पूछा था 2024 के बोर्ड के एग्जाम में। ये आप लोग के MCQs हैं। आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह के सवाल आप लोगों से पूछे जाएंगे। आप लोग बार बार रिवीजन कीजिए, बार बार चैप्टर्स को पढ़िए। अगली वीडियो में हम लोग जो है इसके जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 2-2 नंबर वाले, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। किस तरह के सवाल आए थे, आप लोग किस तरह से लिखना है, क्या समझना है आप लोग को, ये तमाम सवाल आप लोग से जो है मैं डिस्कस करूँगा। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए
ठीक है। वो अभी जल्दी वीडियो बनाऊंगा उसकी भी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद